हेलो फ्रेंड्स, हम एडिशन ऑफ फैक्टर्स को समझ रहे हैं और हमने ये समझने की कोशिश की है कि अगर दो वेक्टर्स किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हैं तो उनको कैसे ऐड किया जा सकता है। इस सीरीज़ में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन पढ़ लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन की। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर्स किसी पार्टिकल के ऊपर लग रहे हैं सेम टाइम पे और हम उन दोनों वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और उन दोनों वेक्टर्स को हम पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स के साथ रिप्रेजेंट कर पाएँ तो जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम के साथ। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब बी वेक्टर जो है वो किस तरह से लिखेंगे ताकि वो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड पे हो। एडजेसेंट साइड पे जब हमें बी वेक्टर करना है हम उसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ए वेक्टर बन गया, ये बना बी वेक्टर। इस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पे हैं। अब इस केस में रिजल्टेंट जो होगा वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें पहले पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया। हमें पता है पैरेललोग्राम की सामने वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल और ऑपोजिट होती हैं और वो पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे हमने पैरेलल साइड्स को बनाते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। अब जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किया जाएगा आर वेक्टर। यहाँ पे हम इन साइड्स को नाम दे लेते हैं। ये अगर ओ है इसको नाम दे दिया जाए पी, इसको हम कह सकते हैं क्यू और इसको एस कहा जा सकता है क्योंकि आर यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन में किया था, हमने यहाँ से क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर फॉल कराना है और वो परपेंडिकुलर जाके ओपी प्रोड्यूस्ड के ऊपर फॉल होगा और इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें एंगल थीटा मिल जाएगा। ये वही एंगल थीटा है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर में है, जो यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है थीटा और यहाँ पे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है थीटा एंगल। एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल है। अब हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये जो क्यू एन है ये परपेंडिकुलर है। हमारे पास ओ पी अगर हम लिखें, अगर मैं स्केलर वैल्यू लिखने की कोशिश करूं ओ पी, तो उसको हम लिख सकते हैं ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अगर लिखें ओ एस स्केलर वैल्यू तो वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अगर लिखें पी क्यू तो वो भी बी वेक्टर ही होगा। तो बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी को हम ओ एस या पी क्यू के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आई ओ क्यू की, तो अगर हम ओ क्यू लिख रहे हैं बिना वेक्टर के साइन के तो वो आर है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। और जो एंगल एस ओ पी है हमारे पास वो है एंगल थीटा और ये वही एंगल है जो एंगल क्यू पी एन है। और ये एंगल बता क्या रहा है हमें, ये एंगल हमें बता रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल थीटा। अब हमने लिया ट्रायंगल क्यू एन पी, ये वही ट्रायंगल है जो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन में भी यूज़ किया था। तो हमने लिया ट्रायंगल क्यू एन पी, ये वाला ट्रायंगल क्यू एन पी। ये जो छोटा ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं, ये वाला छोटा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हमने लिया और ट्रायंगल क्यू एन पी में हमने देखा कि कॉस थीटा क्या है। कॉस थीटा होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस इस ट्रायंगल में बेस है पी एन और हाइपोटेन्यूज है पी क्यू। तो मेरे पास पी एन की वैल्यू बन गई पी क्यू कॉस थीटा। पी एन की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है पी क्यू कॉस थीटा। अब हम
पी क्यू को बी लिख चुके हैं, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि पी एन इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। तो हमारे पास पी एन की वैल्यू आ चुकी है बी कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं, ताकि आगे कहीं हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो हम फर्स्ट इक्वेशन से उसको लिख पाएँ। अब ट्राइंगल क्यू एन पी में कॉस थीटा की बात हो गई। अब बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल क्यू एन पी में जो परपेंडिकुलर है वो है क्यू एन। क्यू एन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है पी क्यू। तो हमारे पास बना क्यू एन ओवर पी क्यू साइन थीटा बन गया। यहाँ से हम क्यू एन लिख सकते हैं पी क्यू साइन थीटा। क्यू एन को लिखा जा सकता है पी क्यू साइन थीटा। अब वही बात पी क्यू बी लिख सकते हैं, तो क्यू एन की वैल्यू हमारे पास आ गई बी साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क करके रख लेते हैं। हमारे पास पी एन की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास क्यू एन की वैल्यू आ चुकी है। पी एन की वैल्यू बी कॉस थीटा आ चुकी है, क्यू एन की वैल्यू बी साइन थीटा आ चुकी है। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ओ एन क्यू की। अब ट्राइंगल ओ एन क्यू की बात करने लगे हैं। पहले हमने बात की ट्राइंगल क्यू एन पी, ये छोटे वाले ट्राइंगल की। ये छोटे वाले ट्राइंगल की बात करके हमने पी एन और क्यू एन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करी। पी एन और क्यू एन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करी। अब हम बात करने लगे हैं बिगर ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ एन क्यू की। ट्राइंगल ओ एन क्यू अगर हम देखें तो ट्राइंगल ओ एन क्यू में हाइपोटेन्यूज इज ओ क्यू, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन स्क्वायर प्लस क्यू एन स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की। हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल में ओ क्यू, हम ट्राइंगल ओ एन क्यू की बात कर रहे हैं, तो हाइपोटेन्यूज है ओ क्यू, तो हाइपोटेन्यूज की जगह लिख दिया ओ क्यू का स्क्वायर। बेस है ओ एन, तो बेस की जगह लिख दिया ओ एन का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है एन क्यू, तो परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया एन क्यू का स्क्वायर। अब देखिए जिनकी वैल्यू है हमारे पास, ओ क्यू की वैल्यू है हमारे पास आर। ओ क्यू को हम आर लिख सकते हैं, तो ओ क्यू की जगह आ गया आर स्क्वायर। ओ एन को हम ओ पी प्लस पी एन लिख सकते हैं। ओ एन को लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एन, उसका स्क्वायर आ गया। दोबारा देखिए ओ एन को क्या लिखा जा सकता है ओ पी प्लस पी एन, तो ओ एन की जगह ओ पी प्लस पी एन लिख दिया, स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। प्लस क्यू एन या एन क्यू को लिख सकते हैं बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब ओ पी है हमारे पास ए, पी एन है हमारे पास बी कॉस थीटा, तो इनकी वैल्यूज लिखते हैं। ये बना आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी की जगह लिख दिया ए, पी एन की जगह लिख दिया बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखिए ज़रा क्या इक्वेशन बनेगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। हम यूज़ करने लगे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए होएगा कैपिटल ए और बी होगा बी कॉस थीटा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह कैपिटल ए और बी की जगह बी कॉस थीटा यूज़ करना है फॉर्मूला में। तो ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि बी की जगह हम बी कॉस थीटा ले रहे हैं, प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए बी कॉस थीटा। क्योंकि ए बी करना था तो ए है ए और बी है बी कॉस थीटा, तो 2ab कॉस थीटा आ गया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो ये हमारे पास ब्रैकेट को ओपन करके ये वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से हम कर पा सकते हैं कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉमन ले लेंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन,
अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। अब ये वैल्यू है आर स्क्वायर की, तो अगर मुझे आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और आर स्क्वायर था तो इधर अंडर रूट कर दिया और ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वैल्यू मैंने पहले कहीं देखी हुई है, तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। आपने इस वैल्यू को डिराइव किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन में। तो हमने ये वैल्यू जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन से मैग्नीट्यूड ऑफ r कैलकुलेट किया, तब भी हमारे पास सेम ही वैल्यू बन रही है। यहाँ थीटा है एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, ये हमारे पास आया मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। जैसे कि हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन में समझा था कि जब हमें डायरेक्शन की बात करनी है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन की, तो हमें एक एंगल चाहिए रिजल्टेंट का विद वन ऑफ द वेक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये है आर वेक्टर और ये है ए वेक्टर। तो किसी एक वेक्टर के साथ एंगल चाहिए, तो मैं ए वेक्टर के साथ मान लेती हूँ कि इसका एंगल बीटा है। बीटा ही हमने एंगल लिया था ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन में, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी एंगल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही एंगल लेने लगे हैं, बीटा। तो अब हमने बात करनी है टैन बीटा के कैलकुलेट करने की। बीटा एंगल जो है वो हमने बिगर वाले ट्रायंगल में लेना है, ट्रायंगल ओ एन क्यू में। ट्रायंगल ओ एन क्यू की अगर मैं बात करूं, तो ट्रायंगल ओ एन क्यू में टैन बीटा की क्या वैल्यू होगी? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का मतलब है क्यू एन और बेस का मतलब है ओ एन, और ओ एन क्या है? ओ पी प्लस पी एन। तो हम लिख सकते हैं क्यू एन ओवर ओ पी प्लस पी एन, ठीक जी। अब क्यू एन की वैल्यू हमें पता है, क्यू एन की वैल्यू है परपेंडिकुलर की। क्यू एन की वैल्यू हमारे पास है बी साइन थीटा, तो क्यू एन की जगह हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा। ओ पी हमें पता है क्या है? ओ पी बिल्कुल पता है, ओ पी है ए, तो ए लिख सकते हैं। पी एन पता है क्या है? वो है बी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास डायरेक्शन आ गई रिजल्टेंट की, एंड बीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर, और ये हमारे पास डायरेक्शन बन गई। अब हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी ले लिया और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी ले ली। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस के लिए हमें रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला हेल्प करेगा। कुछ स्पेशल केसेस की बात करें तो हेडिंग लगा सकते हैं स्पेशल केसेस, ठीक है जी। पहला स्पेशल केस देखते हैं। अगर दो वेक्टर्स जो हैं, वेन टू वेक्टर्स, जो कि हमारे केस में है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और वो दोनों वेक्टर्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इनको साथ में एक्सटेंड कराना होता है। दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो वो टेल और हेड के साथ जॉइंड हैं। ए वेक्टर और बी वेक्टर आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो एंगल कितना है? एंगल है 0 डिग्रीज, बिल्कुल 0 डिग्रीज आप देख पा रहे हैं, एंगल दोनों में 0 डिग्रीज है। ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हो या स्ट्रेट लाइन में हो वेक्टर्स, तो में एंगल कितना होता है? 0 डिग्रीज का। अगर थीटा 0 डिग्रीज है तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा? कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है? 1। और साइन थीटा क्या बन जाएगा? साइन थीटा मतलब साइन 0 बन जाएगा 0। यहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये रही हमारे पास आर की वैल्यू। आर की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
कॉस थीटा या कॉस ज़ीरो जो कि 1 है यहाँ पे, उसका अंडर रूट विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट प्लस 2ab को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2ab आंसर आएगा। ये वही फॉर्मूला बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर का। इस केस में स्मॉल a है, स्मॉल b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और साथ में अंडर रूट भी है, तो जब अंडर रूट के साथ इसको सॉल्व किया तो वो बन गया a प्लस बी। और रिजल्टेंट की वैल्यू मेरे पास आ रही है a प्लस बी, और ये होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो मैक्सिमम होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी a प्लस बी। अगर आपको ये पूछा जाए कि कितने एंगल पे कौन सी वैल्यू ऑफ थीटा पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट होती है, तो आपका आंसर होगा 0 डिग्रीज पे। अगर ये पूछा जाए कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू है तो आप ए और बी को सिंपली ऐड कर देंगे। अब सेकंड स्पेशल केस की बात करते हैं। अगर दो वेक्टर्स हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो अगर ए वेक्टर्स इस तरफ है तो बी वेक्टर इस तरफ होगा, और जब हम इन्हें हेड टू टेल ज्वाइन करेंगे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, और यहाँ से ज्वाइंट है और दोनों में एंगल आप कितना देख पा रहे हैं, 180 डिग्रीज का एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर में। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 180। कॉस थीटा यानी कि कॉस 180 डिग्रीज कितना होता है, -1। साइन थीटा यानी कि साइन 180 डिग्रीज होता है 0। तो आर की वैल्यू मेरे पास बन गई। यहाँ से हम आर की वैल्यू देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा यानी कि कॉस 180 डिग्रीज का अंडर रूट। कॉस 180 डिग्रीज का मतलब है -1 ab इंटू -1 का अंडर रूट, और ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का अंडर रूट। और जैसे इस केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, वैसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। जब हम इसको अंडर रूट के साथ सॉल्व करेंगे, ये ए माइनस बी या बी माइनस ए वैल्यू देगा। तो ये कौन सी वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, ये आर मिनिमम है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि कौन से एंगल पे या कौन से थीटा पे हमें रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम मिलती है, तो आपका आंसर होगा थीटा 180 डिग्रीज पे हमें रिजल्टेंट की वैल्यू मिनिमम मिलती है। अगर ये पूछे कि कितनी वैल्यू होती है मिनिमम, तो वो होगी ए माइनस बी या बी माइनस ए, मतलब बड़े वेक्टर में से छोटा माइनस कर देना, जो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसमें से छोटा मैग्नीट्यूड माइनस कर देना है। इसीलिए ए माइनस बी या बी माइनस ए लिखा है, ताकि बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर माइनस किया जा सके। एक और केस होता है, केस नंबर 3, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल केस नंबर 3, कि जब दो वेक्टर्स राइट एंगल पे हों, व्हेन टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे पे 90 डिग्रीज पे हों, राइट एंगल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्रीज पे हों, मतलब अगर ए वेक्टर ये है तो जो बी वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, और इस केस में थीटा कितना है बेटा, 90 डिग्रीज। थीटा है 90 डिग्रीज, तो कॉस थीटा कितना बन जाएगा, कॉस 90 डिग्रीज, कॉस 90 होता है 0। साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन 90 डिग्रीज, वो होता है 1। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा 0, उसका अंडर रूट, और ये 0 है तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट।
मतलब ए की वैल्यू का स्क्वायर करोगे, बी की वैल्यू का स्क्वायर करोगे, उनको ऐड करोगे और अंडर रूट कर दोगे, तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू बनी हमारे पास जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे हैं या 90 डिग्रीज पे हैं। ठीक है जी। अब जैसे हमने ये तीनों स्पेशल केसेस में रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट की है, वैसे ही डायरेक्शन tan बीटा जब हम करेंगे तो वहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू आती है। फर्स्ट केस में भी बीटा की वैल्यू आएगी, सेकंड केस में भी जब हम tan बीटा में वैल्यूज पुट करेंगे साइन थीटा की और कॉस थीटा की, तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी। और थर्ड स्पेशल केस में भी जब हम यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास tan बीटा की वैल्यू, tan बीटा को सॉल्व करके बीटा की वैल्यू आएगी। ये बीटा क्या है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है, ये आपने सॉल्व करके बताना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके tan बीटा के साथ हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आई। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास बच्चे, कीप प्रैक्टिसिंग।